दोस्तों अक्सर जो कमर्शियल क्वांटिटी के मामले आते हैं एनडीपीएस केस में, एनडीपीएस केसेस जो एक्ट आया 1985 में, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसमें काफी कठोर ये कानून बनाया गया, जिस कठोरता हम ये बोल सकते हैं कि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान भी है इसके अंदर। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका केस कौन सा है। हो सकता है स्मॉल क्वांटिटी का मामला हो, ये भी हो सकता है कि आपका इंटरमीडिएट क्वांटिटी का मामला हो, और ये भी हो सकता है कि कमर्शियल क्वांटिटी का मामला हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ जाती है जब मामला होता है कमर्शियल क्वांटिटी का। आप इसमें अगर लिस्ट में देखोगे, एनडीपीएस की जो लिस्ट होती है जो टोटल 239 तरह के नशों की बात करता है, उसमें 92 नंबर पर 92 नंबर पर ओपीएम लिखा है। ओपीएम जिसमें की जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको बताया गया 25 ग्राम, और जो कमर्शियल क्वांटिटी है उसे बताया गया 2.5 किलो मतलब कि 2 किलो 500 ग्राम। हमारे पास जितने मामले आए उनमें से 2 मामलों की हम बात कर रहे हैं अभी। जैसे कि एक मामले में जो ओपीएम थी वो टोटल थी 6.5 किलो, और एक मामले में थी टोटल 9 किलो, मतलब कि अफीम एक जगह थी 9 किलो, एक जगह थी 6.5 किलो। एक जगह 2 से 3 लोगों को एक साथ पकड़ा गया और एक जगह सिर्फ एक ही व्यक्ति को पकड़ा गया। अब बात करते हैं कि ऐसे में बेल किस तरह से ली जाएगी या किस तरह से सामने वाले व्यक्ति को बाहर निकाला जाए। हो सकता है किसी का झूठे में नाम आ गया हो सकता है किसी पर फेक केस बना दिया गया हो, क्योंकि किसी भी केस को अंत तक पहुंचाकर ही निर्णय लिया जा सकता है कौन दोषी है और कौन बंदा निर्दोष है। तो ऐसे ही शुरू में नहीं बोला जा सकता। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए कैसे आप बेल लेंगे ऐसे अफीम के मामलों में, इस तरह की जो ओपीएम में कमर्शियल क्वांटिटी में कोई अरेस्ट होता है, ज्यादा कुछ जानने के लिए बेल के 3 आधार क्या क्या है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों कमर्शियल क्वांटिटी का मामला डिपेंड करता है क्या मामला है। जैसे कि गांजा की बात करें तो यहाँ पर 150 किलो 190 किलो जैसे मामले भी हमने फाइट किए, हमने देखा उन केसेस में किस तरह से सामने वाले का नाम आया। ओपीएम का भी मामला आया जिसमें कि 9 किलो 10 किलो 12 किलो तक का मामला सामने आया। हेरोइन का मामला भी सामने आया जिसके अंदर के सामने वाले से 3.5 किलो भी मिली, 500 ग्राम भी मिली। पर पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि आपका मामला कमर्शियल क्वांटिटी का है या फिर वो स्मॉल क्वांटिटी का है। कमर्शियल क्वांटिटी जैसा मैंने आपको बताया 2.5 किलो से ज्यादा का मामला अगर है तो यहाँ पर कमर्शियल क्वांटिटी का मामला बन जाता है। अब आप लोगों ने सवाल ये भी पूछे कि सर 3 लोगों के नाम है, पहला आदमी पकड़ा गया, उसके पास से टोटल मिली 6 किलो, उसने सामने वाले का नाम लिया कि मैंने इससे लिया था, उसको पकड़ा गया, और एक आदमी जिसको देने जा रहे थे उसको पकड़ा गया। तो सर 6 किलो तीनों में बांटोगे तो 2-2 किलो आएगी, तो ये तो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा नहीं होता, जिसके पास से पकड़ा गया वो कमर्शियल क्वांटिटी वहीं से शुरू हो जाता है। 3 आधार क्या है बेल के, उसके बारे में आप जानिए। सबसे पहला आधार क्या बोलता है दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक आप जज साहब को बिलीव नहीं दिला दोगे कि ये मामला आपसे लिंक नहीं है, या फिर इस केस में आपका डायरेक्ट तरीके से नाम नहीं है, या फिर इस केस में डायरेक्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, आप निर्दोष हो, या फिर जज साहब को अगर ऐसा बिलीव हो जाता है, उन्हें लगता है कि इस इंसान के अगेंस्ट ज्यादा एविडेंसेस तो रिकॉर्ड पर है ही नहीं, तो ऐसे में बेल के ग्राउंड बन जाते हैं दोस्तों। क्योंकि एनडीपीएस जो केस है ये आम केसेस की तरह नहीं चलता, स्पेशल एक्ट है, स्पेशल जजेस हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, और कमर्शियल क्वांटिटी में जल्दी से बेल नहीं होती। कोई भी वकील साहब है, कोई भी नए वकील साहब है, सबसे पहले आपको एनडीपीएस एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आसानी सामने वाले की बेल करा पाओगे, केस आप जीत पाओगे। और अगर आप पर किसी पर भी ये केस है या फिर सगे संबंधी जानकार पर ये केस है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। वीडियो को अच्छे से देखें। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी बेल हो सके, आप बरी हो सके, आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट को सेक्शन 37 और ज्यादा सीरियस बना जाता है, जिसकी वजह से आपकी बेल नहीं होती, क्योंकि इसमें लिखा है जितने भी मामले इस केस के अंदर होंगे वो सभी कॉग्निजेबल होंगे, और साथ में ही मतलब ये मान लीजिए कि सीधा तरीके से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, स्मॉल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या फिर वो कमर्शियल क्वांटिटी हो। ऐसे में सीधे तरीके से पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है और लोगों को बेल नहीं दी जानी चाहिए। जिसमें सेक्शंस की बात करते हैं, सेक्शन 19 हो, 24 हो, 27 हो, ये सेक्शंस की बात करता है कि ऐसे में सामने वाले को बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो यहां पर वही रूल अप्लाई हो जाता है, रीजन टू बिलीव, कि आप पर जज साहब बिलीव क्यों करें कि आपकी इस केस में इन्वॉल्व
इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो अफीम मेरे पास से बरामद हुई है वो मेरी नहीं है, या फिर मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, या फिर मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, या फिर ये मान लीजिए कि वहां पर स्टेट के पास इतने एविडेंसेस ही ना हो, और कोई एविडेंस अगर हो भी तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ही दोस्तों आपको बेल मिलेगी। इतनी आसानी से बेल आपको नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे आधार की, जिस आधार पर आप बेल ले सकते हो। दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई भी एनडीपीएस मामला सामने आता है और जब किसी भी व्यक्ति की अरेस्टिंग होती है, तो जब भी अरेस्टिंग होती है तो कई तरह के लकूनास टूट जाते हैं, मतलब कमियां रहती हैं केस में। अगर आपके वकील साहब बहुत अच्छे से उसकी गहन तरीके से स्टडी करके केस को समझें और अपने क्लाइंट से लगातार बात करें तो बेल होने के चांस बन जाते हैं। कुछ उसमें से मैं आपको मुद्दे बता देता हूं, क्या क्या मुद्दे होते हैं। जैसे कि पहला तो है सेक्शन 50 का नोटिस, उसकी प्रॉपर कंप्लायंस हुई या नहीं, या फिर सेक्शन 42 जो सर्च की बात करता है उसको आप देखिए, ये डिपेंड करता है केस टू केस। या फिर सीआरपीसी का सेक्शन 100, क्या उसकी कंप्लायंस हुई, मतलब इंडिपेंडेंट 2 विटनेस क्या लिए गए थे। साथ में ही जब भी कोई भी किसी भी कॉन्ट्राबैंड को जब्त किया गया, वहां पर सील होता है, मोहर की जाती है, तो सील मोहर की उसने अपने से वो सील अलग की या नहीं, इस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो टेक्निकल चीजें भी इस केस की आप समझ जाएंगे, क्या क्या टेक्निकल चीजें होती हैं। जैसे कि एफआईआर कब दर्ज की गई, किस तरह से फर्द बनाई गई, ऐसी बहुत सारी चीजें दोस्तों होती हैं, वो सब आपको जाननी चाहिए। टेक्निकल पॉइंट्स पर भी आप बेल ले सकते हैं। पर मैं फिर बता दूं, आप अगर नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, आपका किसी भी केस में नाम आया है, सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, तो आप इन टेक्निकल मुद्दों पर ना जाकर केस में से भी काफी कुछ ऐसा निकाल सकते हो जिससे कि आपके व्यक्ति जो जेल में है उसकी बेल हो सकती है, यहां तक कि वो बरी भी हो सकता है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपका झूठे केस में नाम आया है तो आप उस केस से निकल भी जाएंगे, बेल भी होगी और आप बरी भी हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे आधार की। हालांकि तीसरा जो आधार बता रहा हूं उसमें 2 आधार हैं, मतलब कि टोटली 4 बन जाते हैं। पहला आधार तो दोस्तों ये कि आप कभी भी कोई भी सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है, या आप कोई केस फाइट कर रहे हैं कोई भी एनडीपीएस केस में, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि सीधा तरीके से सबसे पहले तो इंटरिम बेल पर ध्यान दें। अगर सामने वाले की इंटरिम बेल हो जाती है, 2, 4, 5 बार सामने वाले को जेल से आप बाहर निकाल लेते हो, 10 दिन के लिए, हफ्ते दिन के लिए, 15 दिन के लिए वापस टाइमली सरेंडर कर देते हो, तो ये आपका एक ग्राउंड बन जाता है। क्योंकि अपने देश का कानून ये बोलता है कि सामने वाले को जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि ट्रायल ठीक से चल सके और ऐसा ना हो कि बेल देने के बाद सामने वाला फरार हो जाए। और ज्यादातर एनडीपीएस के मामलों में यही होता है, इसीलिए जजेस बेल देने से बचते हैं, बेल नहीं देते हैं। और एक और जो मैंने आपको बताया आधार बताने की बात, चौथा आधार ये भी है कि जब भी आप बेल लगाएं, आपने बेल लगाई, सेशंस कोर्ट ज्यादातर बेल को डिसमिस करते हैं, तो डिसमिस होने की वजह से आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, टेंशन में आप मत आइए। कमर्शियल क्वांटिटी में इतनी जल्दी बेल नहीं होती है। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए जरूर। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आपको 3-4 बार जाना पड़ जाए, आपका पैसा भी काफी खर्च होगा, मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, पर आपको ये फाइट तो लड़नी पड़ेगी अगर सामने वाले को जेल से निकालना है, वरना उसे सालों साल जेल में रहना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि पूरा ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ही सामने वाले की बेल हो, उससे पहले बेल ना हो। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, डाउट्स हैं, कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी बेल हो सके, केस से बरी हो सके, आपको वो जवाब मिल सके जिन जवाबों की आप तलाश कर रहे हैं। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।